बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज एक्चुअली अ चेन, ये एक चेन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड्स इट्स फाइनल एक्सेप्टर एंड दैट फाइनल एक्सेप्टर हियर इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये एक ऐसा चेन है कम्प्लेक्सेस का, एंजाइम्स का या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का। ठीक है, ये एक ऐसा चेन है जो कि NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके उसको ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स इट्स फाइनल एक्सेप्टर, और वो फाइनल एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी उसकी उसकी जो हाइड्रोजन आयंस है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे रिमूव हो जाते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक चेन के थ्रू फाइनल एक्सेप्टर को मिल जाते हैं, और फिर इसी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। किस चीज की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है? ADP की। तो जब ADP की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो ATP बनाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से जो फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी जो ATP की फॉर्मेशन होती है, उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नॉर्मली फॉस्फोराइलेशन हम किस चीज को कहते हैं? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फोराइलेशन के 3 टाइप्स है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें किसी सबस्ट्रेट से, किसी रिएक्टेंट से फॉस्फेट लिया जाता है और उससे ATP बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यानी सबस्ट्रेट से आपने फॉस्फेट लिया और उससे ATP की फॉर्मेशन हुई, या वो जो है किसी और चीज की फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज किया गया। द नेक्स्ट वन इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी वो फॉस्फोराइलेशन जो कि लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। द थर्ड वन फॉस्फोराइलेशन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि इस सेंस में हमने पढ़ा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के 2 स्टेप्स है, एक ऑक्सीडेटिव स्टेप और एक फॉस्फोराइलेशन स्टेप। ऑक्सीडेटिव स्टेप जिसमें NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन स्टेप जिसमें ADP की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये किस चीज के अंदर हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड यानी अंदर की तरफ जो स्पेस है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस साइड पे इनर मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स है, बीच में इनर मेम्ब्रेन है, उस साइड पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बाद क्या चीज है? आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो असल में NADH और FADH2 जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बने हैं, तो इसको हम कहते हैं कि इस NADH और इस FADH2 से एनर्जी बनती है, यानी ATP बनती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये असल में इस NADH और इस FADH2 को कन्वर्ट करता है ATP में। ठीक है, तो असल में ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये ATP की फॉर्मेशन नहीं करता, ये सिर्फ NADH और FADH2 का जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है ATP में। ठीक है, अच्छा, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, तो इस वजह से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी NADH और FADH2 की सिंथेसिस होती है। तो उस NADH और FADH2 को किस जगह पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ATP में कन्वर्ट किया जाएगा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इनर मेम्ब्रेन में इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो एंजाइम्स है, ये किस चीज के अंदर मौजूद है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उसके दो किस्म है, एक है मूवेबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और दूसरे जो है वो फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड है उसमें ये येलो कलर के जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये असल में फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स जब लिए जाते हैं तो वो इस फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को दिए जाते हैं, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है और कॉम्प्लेक्स 5 है। इन कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंट नेम्स है जो कि हम एंड में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर दो किस्म के मूवेबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इस जगह से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ जाना है। तो चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्सेस है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4 ये फिक्स्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ऐसी चीज की जरूरत है, एक ऐसे व्हीकल की जरूरत है जो कि इन कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन लेके आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ कैरी करेंगे। तो उसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कोएंजाइम क्यू जो कि एट द सेम टाइम दो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकता है या कैरी कर सकता है। दूसरा है साइटोक्रोम सी जो कि एट द सेम टाइम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तीन तरीकों से मूव कर सकती है। या तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर होंगी, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है एक कंपाउंड से लिया जाएगा और दूसरे कंपाउंड को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर Fe+3 आयन है तो अगर उसको हम डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो वो Fe+2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, तीसरा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन असल में हाइड्रोजन के ऊपर जब नेगेटिव आयन आ जाता है तो उसको हम कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन भी मूव कर सकते हैं। हाइड्राइड आयन के पास जो है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज तब आता है जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती आ जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी मौजूद है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो इन द फॉर्म ऑफ 3 मेथड्स हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम और या इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है। अच्छा, अब वो चीज जो कि एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, हाँ वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन हो, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, मूव कर सकता है, तो इट मीन्स के दिस इज नाउ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है। जो कोएंजाइम क्यू है इसके अंदर यूबिक्विनोन मौजूद होता है। यूबिक्विनोन असल में क्या है? इसके अंदर आइसोप्रिनोइड यूनिट होता है और इसके साथ साथ बेंजोक्विनोन होता है, आइसोप्रिनोइड साइड चेन एंड बेंजोक्विनोन रिंग, ठीक है। तो कोएंजाइम क्यू के अंदर क्या चीज मौजूद है? आइसोप्रीन और बेंजोक्विनोन। साइटोक्रोम सी के अंदर क्या मौजूद है? हीम मौजूद है, ठीक है। साइटोक्रोम सी के अंदर हीम मौजूद है। हीम इज एक्चुअली अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ दिस साइटोक्रोम सी। अच्छा, अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एक NADH का मॉलिक्यूल आके कॉम्प्लेक्स 1 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, NADH का मॉलिक्यूल आ गया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। ये NADH का मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये असल में एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद है। तो जो NADH है वो इस कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये NAD+ और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर चले जाते हैं। तो इट मीन्स के NADH जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया है, जबकि कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये रिड्यूस हो गया है। क्योंकि रिडक्शन हम उसको कहते हैं कि जब कोई चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो NADH की ऑक्सीडेशन हो गई है जबकि कॉम्प्लेक्स 1 की रिडक्शन हो गई है। इस कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर ऐसी क्या चीज मौजूद है जो कि
इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होती है, एज वेल एज इसके अंदर आयरन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, आयरन का आयन मौजूद होता है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 से जाके यूबिक्विनोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के NADH ऑक्सीडाइज हो जाता है और NADH के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉम्प्लेक्स 1 में चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन Q को दे देता है, जिसको हम कोएंजाइम Q भी कहते हैं, ठीक है। ये कोएंजाइम Q जो है ये असल में एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये अब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स ले जाके कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ लेकर जाएगा। ये जो यूबिक्विनोन Q है जिसको हम कोएंजाइम Q भी कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेके कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ इसलिए लेकर जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 एक बहुत ही छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में नहीं आ रहा, यानी इसके बीच में कोई हर्डल या कोई रुकावट नहीं डाल रहा, ठीक है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 3 में चले जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 जो है और कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 4 ये जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस है, यानी मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पे मौजूद है। जबकि कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के साइड पे मौजूद है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ जाते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q की तरफ जाते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स 1 में प्रोटॉन चैनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। क्योंकि NADH से हाइड्रोजन मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, मैट्रिक्स में खुद भी हाइड्रोजन आयन मौजूद है। तो क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन NADH से कॉम्प्लेक्स 1 में मूव करते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q में मूव करते हैं तो इससे एक किस्म की एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। हाइड्रोजन आयंस जब मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव करेंगे तो एनर्जी के थ्रू मूव करेंगे और ये एनर्जी इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जब भी NADH ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 में जाएंगे फिर कोएंजाइम Q में जाएंगे तो इस कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर इस तरह के प्रोटॉन चैनल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू 4 हाइड्रोजन आयंस जो है वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कोएंजाइम Q के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 में चले जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C की तरफ जाएंगे। साइटोक्रोम C जब उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में आते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C में जाते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर भी प्रोटॉन चैनल्स मौजूद होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स 3 में बन जाती है तो उसकी एनर्जी के थ्रू अगेन मैट्रिक्स से 4 हाइड्रोजन आयंस जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू भी 4 हाइड्रोजन आयंस मूव हुए हैं, कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू भी 4 हाइड्रोजन आयंस मूव हुए हैं। फिर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 में आ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव कर जाते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स। अब बाकी 2 हाइड्रोजन आयंस कहाँ गए? क्योंकि हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके फाइनल एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो नीचे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं NADH से यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो यहाँ पर रह जाते हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जाते। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 से सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जबकि 2 हाइड्रोजन आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक चेन यूज हुआ, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी ने हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव किया। तो अब आप लोगों ने देखा कि एक NADH के मॉलिक्यूल से 4 into 10 हाइड्रोजन आयंस जो है वो टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आ गए हैं। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की ज्यादती आ गई है और हमें पता है कि हर एक चीज जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है। तो अब क्या होता है कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की ज्यादती आ गई है
तो अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से एक एक हाइड्रोजन आयंस जो है वो कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू नीचे की तरफ मूव करेंगे। रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स 5 के दो सब यूनिट्स है, F0 एंड F1। F0 जो है वो फिक्स्ड है, जबकि F1 जो है वो रोटेशन कर सकता है, वो रोटेट हो सकता है। तो जब भी चार हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम एटीपी सिंथेज एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी प्रोटॉन चैनल्स होते हैं। तो ये इस प्रोटॉन चैनल्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स 5 से 4 हाइड्रोजन आयंस जब भी मूव करेंगे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, तो उन चार हाइड्रोजन आयंस की वजह से उन चार हाइड्रोजन आयंस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स 5 का जो रोटेशन वाला सब यूनिट है वो रोटेशन स्टार्ट कर लेता है। जैसे ही ये रोटेशन स्टार्ट कर लेता है तो इसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसको हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये एडीपी की फॉस्फोराइलेशन करता है। तो जब एडीपी की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब चार हाइड्रोजन आयंस की नीचे मूवमेंट की वजह से एक एटीपी बना है। तो हमें पता है कि NADH की वजह से 4 4 और 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में गए हैं। ये चार हाइड्रोजन आयंस नीचे गए हैं तो इससे एक एटीपी बना है। अगेन जब ये दूसरे जो कॉम्प्लेक्स 3 की वजह से जो चार हाइड्रोजन आयंस ऊपर गए हैं, अब यही वाले चार हाइड्रोजन जब अगेन नीचे आएंगे तो इसकी वजह से एक और एटीपी बनेगा, ठीक है। जब ये 2 हाइड्रोजन आयन नीचे की तरफ आएंगे तो हाफ एटीपी बनेगा। तो अगर आप लोग काउंट करें तो 4 से एक एटीपी बनी, फिर अगेन 4 से एक एटीपी बनी और फिर 2 हाइड्रोजन आयन से अनदर हाफ एटीपी बना। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक NADH का जो मॉलिक्यूल है वो 2.5 एटीपीज के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी, अगेन 4 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी और 2 हाइड्रोजन आयन से हाफ एटीपी। तो इसलिए एक NADH से 2.5 एटीपीज जो है वो बनते हैं। अब आ जाते हैं FADH2 की तरफ। तो FADH2 जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू ऑक्सीडाइज होता है। एक बात आप लोग माइंड में रखें कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ NADH को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ FADH2 ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH2 को ऑक्सीडाइज कर लेता है। इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 उस इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम Q को दे देता है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 में चले जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू जो है कोई भी हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी इसके थ्रू एक साइड और दूसरे साइड से कोई भी चीज़ जो है वो मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एरिया में कॉन्फाइंड है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कोएंजाइम Q में, कोएंजाइम Q उसको कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ लेकर जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 से फिर वो साइटोक्रोम C में चले जाते हैं और यही कॉम्प्लेक्स 3 जो है ये 4 हाइड्रोजन आयंस को मूव करते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम C उन इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ लेकर जाते हैं। अगेन 2 हाइड्रोजन आयंस मूव हो गए और यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि जो FADH2 है इसके बीच में कॉम्प्लेक्स 1 नहीं आया। तो इट मीन्स के कॉम्प्लेक्स 2 की वजह से या FADH2 की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये 4 हाइड्रोजन आयंस और सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन आयंस जो है ये मूव हो गए हैं। ये 4 हाइड्रोजन आयंस जो है ये किसकी वजह से मूव हो रहे थे कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू? NADH की वजह से, ठीक है। FADH2 की वजह से ये वाले 4 हाइड्रोजन आयंस जो है ये मूव नहीं हुए, क्योंकि ये इससे आगे आ रहा है, इसके पीछे नहीं आ रहा। सॉरी, ये इसके पीछे अगर आ रहा है, ये इससे आगे नहीं आ रहा। तो FADH2 हम कहते हैं कि इससे 1.5 ATPs बनते हैं। 1.5 ATPs किस तरह बनते हैं? ये 4 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन आयंस जो है ये इसकी वजह से मूव हुए हैं। तो जब भी ये 4 हाइड्रोजन आयंस नीचे आएंगे इसकी वजह से एक ATP बनेगा, फिर जब ये 2 हाइड्रोजन आयंस नीचे आएंगे तो इसकी वजह से हाफ ATP बनेगा। तो इट मीन्स के FADH2 की वजह से 1.5 ATPs बनते हैं, ठीक है। इसके नेम्स की तरफ आते हैं तो कॉम्प्लेक्स 1 को हम नाम देते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। इसको हम NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक है।
NADH coenzyme Q reductase as well as NADH dehydrogenase। कॉम्प्लेक्स 2 को हम नाम देते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एज वेल एज सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 3 का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज। यानी उससे पहले जो चीज मौजूद होती है और उसके बाद जो चीज मौजूद होती है उनके नेम्स हम इसको देंगे, ठीक है। तो कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 का जो नेम है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि इसके बाद कोई भी चीज नहीं आ रही है, सिर्फ साइटोक्रोम C की ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। यानी साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 का जो नाम है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 को हम ATP सिंथेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कोएंजाइम Q के अंदर आयरन जो आयन है वो मौजूद नहीं है, बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है आयरन का जो आयन है Fe+3 का आयन मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और फिर उसको दूसरे के हवाले करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 को ATP सिंथेज कहते हैं। इसके अंदर 2 सब यूनिट्स है, F0 एंड F1, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर जो ATPs बनते हैं, अब ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATPs बने हैं, ठीक है। अब इस ATP को बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ जाना है, क्योंकि सेल को ATP की जरूरत है। तो ये जो ATP है ये बाहर एक एंटीपोर्ट मैकेनिज्म से जाता है। एंटीपोर्ट मैकेनिज्म हम उसको कहते हैं कि अगर एक चीज बाहर जाएगी तो दूसरी चीज अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या चीज जाती है? ATP जाती है, लेकिन इसके बदले में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और चीज आएगी एंड दैट इज ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की जरूरत है यहाँ पे। अगर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होगा तो उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, अगर वो नहीं होगा तो फिर किसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए ADP की जरूरत है इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ATP बना है इसको आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मूव करना होगा। तो इसको एक ट्रांसलोकेज एंजाइम, जिसको हम एक ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं, वो इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। सो दैट इज ATP ट्रांसलोकेज एंजाइम। ATP ट्रांसलोकेज एंजाइम जो कि ATP को अपने साथ बाइंड करके बाहर की तरफ लेकर जाएगा आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि बाहर से ADP को बाइंड करके इनसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया लेकर आएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने काउंट करना है कि टोटल ग्लाइकोलिसिस में जितने भी NADH बने हैं, टोटल क्रेब्स साइकिल में जितने भी NADH FADH2 बने हैं, उन सब को आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATPs में कन्वर्ट करना है और नीचे लिखना है कि कितने ATPs जो है वो NADH और FADH2 से बने हैं, अलोंग विद टोटल ATP के कितने ATP ऑलरेडी बने हैं, फिर NADH कितने बने थे उसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने ATP में, और फिर उसके साथ साथ कितने FADH2 बने हैं उसको भी आप लोगों ने कन्वर्ट करना है ATPs में, और फिर टोटल आप लोगों ने लिखना है 30+ ATPs बनते हैं टोटल, वो आप लोगों ने लिखना है कमेंट में कि कितने ATPs बनते हैं।